हमने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट रीना सिंह से बात की। रीना सिंह देश विदेश में कानून के क्षेत्र में काफ़ी लंबे अरसे से काम करती आ रही हैं, जिन्हें सामाजिक मुद्दों, देश के कई मुद्दों जैसे यूसीसी या अन्य कई मुद्दों पे काफ़ी बेबाकी से बोलने का काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। रीना जी, गृह मंत्री ने कल संसद में राजद्रोह की खात्मे की बात कही है, इस पे जल्द वो कानून बनाने वाले हैं। आप इसको किस रूप में देखती हैं? देखिए, ये जो सेडिशन लॉ है राजद्रोह का, ये 124 से आईपीसी के अंतर्गत आता है और इस कानून के अंतर्गत पिछले कई वर्षों में हजारों की संख्या में मुकदमे दर्ज हुए हैं और ये एक तरीके से देखे तो एक पॉलिटिकल टूल, एज अ पॉलिटिकल टूल ये यूज हो रहा था कि अगर आपने कहीं पे भी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के विरोधी पक्ष के बारे में सोशल मीडिया पे लिख दिया है, कहीं पे आपने कोई स्टेटमेंट दे दिया है, तो तुरंत ही 1 घंटे के अंदर आपके अगेंस्ट इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते थे। तो अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को 124A आईपीसी यानी कि सेडेशन लॉ को एक अबेयंस में रख दिया और ये साथ ही बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिया कि इसके ऊपर अब कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होगी और सरकार को राजद्रोह के कानून यानी कि 124A सेडिशन आईपीसी को रिव्यू करने के लिए कहा। तो बेसिकली जो कल ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने जो ये राजद्रोह के कानून को खत्म करने की घोषणा की है और जिसके साथ साथ कि बाकी दूसरे लॉज को भी रिपील किया जा रहा है, तो ज्यादातर यहाँ पे जो राजद्रोह के को खत्म करने के लिए जो कारण है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो इंटरफेरेंस है वो कारण है। और ताकि ये जो इसके अगेंस्ट इसका मिसयूज ना हो, लोग अपनी बात को बेबाकी से रख पाए, उस चीज को सेफगार्ड करने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए कि इस कानून को रिव्यू किया जाए, यही एक सबसे बड़ा कारण। क्या बड़े बदलाव होंगे इस कानून के खात्मे के बाद? देखिए, ये अगर हम इसमें बदलाव की बात करें तो सरकार ठीक है वो धारा ही सिर्फ धारा बदलेगी, पर उसके बाद जो इसका फ्रेमवर्क है वो बहुत ही एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जा सकता है और एक ये उम्मीद है कि सरकार इसके अंदर जो एक सोशल मीडिया को लेकर के है वो ऐसी बहुत ही उस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगी और साथ में ये करेगी कि आपको कोई हक नहीं बनता कि आप देश की अखंडता को भंग करने के लिए किसी भी ऐसे शब्दों का उपयोग करें कि जिससे कि देश की अखंडता पे खतरा हो, आप एक आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए, आप एक हिंसा फैलाने के लिए ऐसा कुछ भी कहें कि जो देश हित और जनहित के खिलाफ हो। तो ऐसी पूरी संभावना है कि सरकार इसको बदल देगी और एक नई धारा के अंदर इस कानून को एक स्ट्रिक्टली और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इम्प्लीमेंट करेगी। क्योंकि देखिए, किसी भी आदमी को जी डेमोक्रेसी में ऐसा कोई भी हक नहीं होना चाहिए कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी कह दे, चाहे वो हिंसा भड़के या किसी की जान जाए। तो इस चीज के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगाना बहुत जरूरी है और सरकार ने इस चीज को बहुत गंभीरता के साथ लिया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकार को लेके लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं और जानकारी नहीं होती है, वो बहुत कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसका उनको कानून से कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन वो अपनी एक्सप्रेस करने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं इस कानून का शिकार हो जाते हैं। क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक हमारे संविधान ने किया है जी, पर हमारे जुबान से ऐसा कुछ ना निकले। और दूसरा, अब ये जो सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन का जमाना है कि आप यूएस पे, कनाडा में कुछ कहिए, एक रेबल, आपका देशद्रोह कोई भी ग्रुप हो, मैं नाम नहीं लूंगी, उसका जो सीधा प्रभाव है वो विद इन सेकेंड्स मैसेज आपकी पूरी कंट्री पे वो फ्लोट हो जाता है। तो उस चीज को रोकने के लिए सरकार को पूरा हक है। हाँ, यहाँ पे एक इस चीज की बाउंड्री को सेट करना होगा कि आपकी जो लिमिट है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, वो देश की अखंडता, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, किसी भी तरह से आपके शब्द किसी हिंसा को जन्म ना दे, हिंसा को बढ़ावा ना दे, किसी गुट में धर्म के आधार पर आपसी मतभेद पैदा ना करे,
कि जिससे किसी की जान का खतरा हो, लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई हार्म पहुंचाए, तो वहां पे एक लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। और शायद सरकार ने इसी चीज को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे इन्हें दोबारा से रिपील, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे रिपील किया है, पर हाँ, जो सेडिशन लॉ को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे रिव्यू जरूर किया है, जिसका परिणाम है कि इन्हें बदला जा रहा है। तो आपको लगता है कि इस कानून के खात्मे के बाद और नए कानून के आ जाने के बाद जो अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर कुछ गलत कर रहे हैं या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, उन पे पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी? देखिए, बिल्कुल, ये अब जब नए कानून आएंगे, क्योंकि अभी तो कल सिर्फ एक घोषणा की गई है, अभी ऐसा कोई ब्लूप्रिंट भी सामने नहीं आया है कि जिसको स्टडी करा जा सके, पर हाँ, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सरकार ने दे दिया है कि हाँ, ये सब अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। अब आप पहले देखिए कि जैसे किसान आंदोलन के टाइम में दंगे हुए, चाहे वो खालिस्तानियों को लेकर के कहां से कहां एक जो टूल किट का प्रोपेगेंडा चलता है कि अगर एक बाहर में जो विदेशी हैं वो हमारे देश के मुद्दों पे इंटरफेयर कर रहे हैं, चाहे वो एक फाइनेंशियली सपोर्टेड हो या किसी भी टाइप से हो, तो सरकार देखिए किन कैटेगरीज के अंदर उसको रखेगी, और जो एक इसका जो फ्रेमवर्क होगा वो बहुत बड़ा होगा, और हाँ, उसका बहुत हमें ग्राउंड लेवल पे असर देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे जो सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि अभी तक ये होता था कि भाई ठीक है, अगर आप एक पार्टी के हैं, आपने दूसरी पार्टी के बारे में कुछ भी गलत कह दिया, तो आपके कुछ शब्द ऐसे हैं तो आपके ऊपर एकदम देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया। तो यहाँ पे बहुत इन चीजों को स्ट्रिक्टली देखा जाएगा। और अभी पिछले कुछ समय में हमारे देश में भी जैसे समुदाय को लेकर के, धार्मिक समुदायों को लेकर के भी बहुत ऐसे आंदोलन भी हुए, कई जगह दंगे भी हुए, बहुत लोगों की जान भी गई। तो इस चीज को देखते हुए सरकार का ये बहुत बड़ा कदम है। फिलहाल जो कानून है उसमें अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? देखिए, वो अधिकतम 7 साल की सजा है, कई केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। पर अब जैसे कि ये कानून ही रद्द हो गया है तो उसमें अब वो चीजें इररिलेवेंट हो गई। पर हाँ, जो ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हुई थी, जो मुकदमे दर्ज हुए थे, वो तो केसेस अभी न्यायालय में लंबित है। पर इसमें सिर्फ जैसे सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि इस मामले में 11 मई के बाद कोई भी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है, सिर्फ उन्हीं केसेस में एफआईआर रजिस्टर होगी जहां पे कि हिंसा और दंगे भड़काने के सरकार के पास, लोकल प्रशासन के पास ठोस सबूत है। न्याय की आस में बहुत लोग जेल में सड़ रहे होते हैं, उन्हें समय से न्याय नहीं मिल पाता है, और कई तो न्याय की आस में दम तक तोड़ जाते हैं, पूरी ज़िंदगी उन्हें न्याय नहीं मिल पाती और इस दुनिया से चले भी जाते हैं। क्या आपको लगता है कि इन बेवजह कानूनों से या ब्रिटिश काल कानूनों से अदालतों में मामले बहुत ज़्यादा लंबित हैं? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अभी जो एक 18वीं शताब्दी के जो कानून है वो हम अब 21वीं शताब्दी में भी उनको ढो रहे थे, और जो मोदी सरकार का ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम है कि ये इलेक्शन से कुछ समय पहले, हालांकि उन्हें भी कुछ साल लगे चीजों को समझने में, चीजों को सेटल करने में, जो सबसे बड़ा जो लकूना है, जो ये हमारे जो आईपीसी होगी, सीआरपीसी होगी, एविडेंस होगी, और जो रिलेटेड कानून है जो न्यायालय के समक्ष और जितने भी मामले लंबित हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि केसेस को खत्म करने की कोई सेट टाइम लिमिट नहीं है। मुकदमा दायर किया या फिर आज कोई भी आपराधिक घटना घटती है किसी युवती के खिलाफ, या कहीं पे भी किसी भी तरह से किसी का कोई मर्डर हो जाता है, तो ठीक है, जो बेल का प्रावधान है, आपको बेल मिल गई, आप आगे चले गए, पर कोई सेट फ्रेम नहीं है। कई बार जिंदगियां बीत जाती हैं पर कोर्ट से फैसले नहीं आ पाते। दूसरा, अगर आपका सेशन से ऑर्डर आ गया है, सेशन कोर्ट से, तो आप उच्च न्यायालय में जाते हैं, फिर आप सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। कई बार होता है कि सर्वोच्च न्यायालय दोबारा से उच्च न्यायालय में भेज देता है, तो लोगों की जिंदगी बीत जाती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक जरूरी है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि टाइम लिमिट सेट करे। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो इनकम टैक्स के केसेस होते हैं, जो ईयर बाय ईयर चलते हैं असेसमेंट ईयर के हिसाब से,
तो वहां पे एक टाइम लिमिट सेट होती है। हालांकि वो सीआईटी अपील के पास या फिर ट्रिब्यूनल्स में ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है, पर एक टाइम फ्रेम सेट करना कि अगर आज एक कोई भी एफआईआर दर्ज होती है तो वहीं पे ही उसका डेट ऑफ चार्ट डिस्प्ले हो जाए, दोनों पार्टीज को कोर्ट इमीडिएटली दे दे कि अगर हाँ जो ट्रायल होगा वो 1 महीने के अंदर खत्म होगा, आप जो सेकंड अपील है वो आप 6 महीने के अंदर डाल सकते हैं, यानी कि 6 महीने के अंदर आपको जो मेन ट्रायल कोर्ट है उसको फैसला देना होगा, और हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट में भी है आपको 3 सुनवाई के अंदर मामले को खत्म करना होगा जी। तो ऐसा जब तक ठोस स्टेप्स नहीं होंगे तब तक ये जो कोर्ट के अंदर मामले लंबित हैं और जो इतना एक ढीला ढाला रवैया रहता है तो उसमें नुकसान किसका है? आम जन का ही है, जहाँ पे लोगों का न्यायालय से एक तरह से विश्वास ही डगमगाया हुआ है। तो ये जो सरकार ने कल कदम उठाया है ये बहुत प्रशंसनीय है और आम जन में बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं इस चीज को लेकर के, और सबसे ज्यादा कोशिश यही और हम लोगों को भी यही उम्मीद है कि सरकार एक टाइम लिमिट सेट करेगी कैसे इसके निपटारे के लिए। रीना जी, कई बार आप देख रही होंगी, आप तो लोगों के बीच में रहती हैं, कोर्ट में कई बार लोग न्याय न मिलने के या फिर देर होने के चक्कर में न्याय के मंदिर में चीखते चिल्लाते भी लोगों को आपने देखा होगा। और हाल के वर्षों में देखा जाए तो न्यायालय को लेकर काफ़ी उंगलियां भी उठी हैं, बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया बहुत सारे हम लोग भी कमेंट देखते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हाल के वर्षों में जो कुछ भी देखने को मिला उससे न्यायालय पर से भरोसा लोगों का धीरे धीरे कम होता जा रहा है? देखिए, न्यायालय के बारे में कुछ भी कहना वो हमारे लिए, और जुडिशरी सिस्टम पे कुछ भी कहना वो हमारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत लेकिन सोशल मीडिया पे जो कमेंट आ रहे हैं या फिर जो खुलेआम जो हाल के वर्षों में भी देखा गया और 2-4 दिन पहले भी देखा गया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आखिर लोगों के बीच में ऐसी चेंजिंग, ऐसे सोच में बदलाव क्यों आ रहे हैं? देखिए, अब जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया एक ऐसी एक शक्ति है जो एक आमजन के हाथ में है, चाहे वो ट्विटर है, फेसबुक है या कोई भी और ऐसी चीजें हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो लोग अपने जो एक्सप्रेशन है उनको बहुत फ्रीली कर रहे हैं। हाँ, अब अगर हम इसमें कहें कि कॉलेजियम सिस्टम है जिसको लेकर के भी ये बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय रहा है, जो पहले हमारे लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने भी इस बारे में काफी कमेंट्स किए, फिर वो हटाए गए, नए लॉ मिनिस्टर आए। तो देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि संविधान के अंदर सरकार को भी चाहिए कि जो बदलनी होगी, क्योंकि न्यायालय जो है वो एक आम जन के लिए आखिरी दरवाजा रह जाता है न्याय के लिए, और अगर उस पर से भी लोगों का भरोसा उठ जाएगा तो विश्वास के लिए कुछ नहीं रह जाता। और दूसरा, जैसे आपने पूछा कि आम जन एक इतने फ्रीली कुछ भी कह रहा है, व्यंग कर रहा है, कमेंट कर रहा है, तो देखिए ये सबका एक अपना सोच है, विचार है, अपना नजरिया है किसी भी चीज को देखने का। तो उस विषय में न्यायालय और खासकर जजेस के ऊपर कमेंट करना सही नहीं होगा। सोशल मीडिया को अगर देखा जाए एक एडवोकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछूं तो सोशल मीडिया को क्या अवॉइड कर देना चाहिए या उसको उसकी कुछ चीज़ों को लेके न्यायालय को भी एक सुझाव के तौर पे मानना चाहिए या फिर उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए सरकार को भी? 3 एंगल से मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ। देखिए, जैसे आपने पूछा कि जो एक ट्रोलिंग है जुडिशरी को लेकर के, इसमें भी एक फाइनेंशियल सपोर्टेड है कि एक जो टूल किट चलती है, प्रोपेगेंडा क्रिएट करता है जी सोशल मीडिया पे जो है, तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से कि कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क के अंदर इन लोगों को हायर कर दिया जाता है और एक खास मकसद या फिर एक खास प्रोपेगेंडा के अंतर्गत भी जुडिशरी को टारगेट किया जाता है। तो ये जो भी सरकार ने जो सेडिशन लॉ को बदला है और जो नया जो कानून आएगा उसके फ्रेमवर्क में ये भी रखा गया है कि जो फाइनेंशियल पैकेज में जो सोशल मीडिया यूज हो रहा है ऐसा प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के लिए, उस पे भी सरकार ने रोक लगाने की कोशिश की है। और अब जब कानून के जो ब्लूप्रिंट है, जो डिटेल में जब चीजें निकल के आएंगी तो हम ये देखेंगे कि इस चीजों को सरकार बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा गंभीरता से इसको ले रही है। दूसरा, जो अगर जुडिशरी है, अगर वो चीजें
लगता है जुडिशरी को भी कि हाँ न्याय संगत है, तो बिल्कुल जहां से भी हमें एक सही सुझाव मिलते हैं देश हित में जी तो वो लेने चाहिए, चाहे वो जुडिशरी हो या सरकार हो, क्योंकि किसी के भी सुझाव का हमें पहले मूल्यांकन तो करना चाहिए जी कि वो हमारे देश हित में है, लोक हित में है। तो वो बिल्कुल सुझाव जो है उनका स्वागत होना चाहिए और जुडिशरी को भी इसके ऊपर कंसीडर करना चाहिए। और जो एक पेड ट्रोलिंग है वो तो अब सरकार कानून ऐसे लेकर के आ ही रही है जिससे कि उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सके। अच्छा, मोदी सरकार को लेकर न्यायपालिका पे हमेशा आरोप लगता रहा है कि अंकुश लगाने की कोशिश हो रही है। कुछ लोग भी कहते हैं, विपक्ष भी कह रहा है। तो एज ए एडवोकेट आपका इस पे क्या कहना है? क्या कभी आपने कुछ ऐसा फेस किया क्या कि कभी आपको लगा कि हाँ मोदी सरकार के कुछ नियमों के चलते या मोदी सरकार के कुछ स्टेप्स के चलते आपने न्यायपालिका के क्षेत्र में कभी दखलंदाजी समझी हो सरकार की, या एज ए एडवोकेट कभी आप बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा हो? नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी यहाँ पे राहुल गांधी जी का। जो उनके जो उनके रिमार्क्स थे और जो उनकी सदस्यता रद्द हुई और उसके बाद कहीं से उनको स्टे नहीं मिल पा रहा था, तो ये भी आप ये देखिए, ये भी हमारे एक डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। अगर मोदी सरकार का कंट्रोल होता तो उनको सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलता। लेकिन वो तो कह रहे थे कि मोदी सरकार का कंट्रोल है इसीलिए हमें वो सांसदी में चली गई शुरू में। अगर मोदी सरकार का कंट्रोल होता तो सांसदी मिलती ही नहीं, बहाली होती ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए जुडिशरी है वो अपना काम कर रही है। जुडिशरी में कोर्ट के अंदर जो भी चलता है वो तथ्यों के आधार पर चलता है। ठीक है, आज आपको न्याय नहीं मिला तो पर ऐसा नहीं है कि आगे भी न्याय नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, अब आप देखिए कि अभी हाल फिलहाल में ही जो कश्मीरी 1990 में जो कश्मीरी एक्सोडस हुआ, उसमें जो एक अधिवक्ता थे स्वर्गीय गंजू जी, उनके भी दोबारा से मुकदमे रीओपन हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जहां पे आम जन को, माइनॉरिटीज को, कश्मीरी पंडित भी एक माइनॉरिटी थे, जहां पे माइनॉरिटीज को ये लगा कि उनके हितों को की अनसुनी हो रही है, अनदेखी हो रही है, तो अब सबकी बात को सुनने का एक मौका दिया जा रहा है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ कहीं पे किसी को भी लेकर के रोक है। अगर किसी के यहाँ पे ईडी की रेड हो रही है तो आपके तथ्य आप प्रस्तुत कीजिए ना। अगर आपके पास डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स हैं, इनकम टैक्स की आपके पास रेड्स हो रही है, तो इसमें आप अपने अकाउंट्स को ठीक कीजिए। भाजपा सरकार या मोदी सरकार इसमें आपके अकाउंट्स को थोड़ी बिगाड़ रही है, तथ्य आपने प्रस्तुत करने हैं। तो वो ऐसा नहीं है। आप कई मामलों में देखते होंगे कि सेशन कोर्ट से ही बेल हो जाती है। कई मामलों में, अब जैसे मनीष सिसोदिया जी हैं, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, उनको सर्वोच्च न्यायालय से भी बेल नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार के कैसे चल रहे हैं, ये सब तथ्य प्रमाणित चीजें हैं। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पे ही न्यायालय देखता है और वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट है। अगर हम ज्ञानव्यापी का भी देखें, अब ज्ञानव्यापी का जो केस है वो अपने आप में बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और हमारे देश का ये जो डेमोक्रेसी की, जुडिशरी की, एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेपरेट पावर्स का जो डिस्प्ले है वो उस चीज को दिखाता है कि आज एएसआई का सर्वे करने के लिए टीम गई, 3 घंटे के बाद जो विरोधी टीम है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के स्टे ले आई। तो अगर कहीं पे चीजें इन्फ्लुएंस होती तो वहां पे तो एक फुल स्टॉप लग जाता। तो ये सब करने की जरूरत ही क्या थी? इतनी कानूनी जो स्टेजेस हैं उनको फॉलो करने की जरूरत ही कहाँ रह जाती है फिर? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो डे टू डे में कोई भी प्रैक्टिस कर रहा है तो वो मुझे नहीं लगता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर के जुडिशरी इफेक्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुक्रिया रीना जी, आपने हमारे सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकी के साथ और निष्पक्षता के साथ दिया। तो ये थी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट रीना सिंह, जिन्होंने बताया कि समय बदल चुका है तो कानून को भी बदलना होगा ताकि लोगों को ज़िंदगी जीने में आसानी हो, न्यायालय का दरवाज़ा सभी के लिए सुलभ हो और न्याय तय समय में पीड़ित तक पहुँचे। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।